अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से हैं जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। मुझे कहते हैं जी बिलाल खान, और इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स की निशानदही कर सकेंगे, मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स को पहचान सकेंगे कि उसमें जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कैपिटल हैं या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की तरफ पढ़ते हैं। सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि एक्सपेंडिचर कहते किसे हैं जी। एक्सपेंडिचर से मुराद द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अर्न रेवेन्यू इज द एक्सपेंस। यानी आप चीज़ों को, खिदमात को इस्तेमाल करते हैं इसलिए ताकि आप रेवेन्यू अर्न कर सकें, प्रॉफिट जनरेट कर सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। सो हेंड्रिक्सन ओपिंग्स एक्सपेंसेस के बारे में या एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताते हैं कि एक्सपेंसेस आर द यूजिंग और कंज्यूमिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यूज। यानी वो कहते हैं कि रेवेन्यू को हासिल करने के लिए, प्रॉफिट को हासिल करने के लिए या प्रॉफिट कमाने के लिए हम जितने भी रिसोर्सेज को या जितने भी चीज़ें और खिदमात को इस्तेमाल करते हैं उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। सो एक्सपेंसेस आर दी यूजिंग और कंज्यूमिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चीज़ों और खिदमात के इस्तेमाल शुदा हिस्से को हम क्या कहते हैं जी? एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस द एक्सपर्ट कॉस्ट directly or indirectly related to given fiscal period of the flow of goods or services into the market and related operations। यानी expenses क्या है जी? ये expired cost है। ये वो cost है जो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है, जिसको आपने इस्तेमाल कर लिया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड टू गिवन फिजिकल पीरियड। एक साल के अंदर अंदर देखें, एक महीना आपने किसी की सर्विसेज हासिल की, किसी टीचर की सर्विसेज हासिल की, किसी ट्यूटर की सर्विसेज आपने हासिल की, या आपने किसी डॉक्टर की सर्विसेज हासिल की, तो एक महीने बाद आपने उसको तनख्वाह दे दी। अब जो सैलरी आपने उसको दी है वो सैलरी आपके कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो जितने भी सैलरी, 1 लाख रुपए सैलरी आपने उसको दी, तो ये 1 लाख रुपए आपके लिए एक्सपेंस है। ये एक्सपायर्ड कॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है, ये वो खर्चे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने पे की हैं और जिसकी बेनिफिट्स आपने रिसीव की, तो उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। अब बात करते हैं जी एक्सपेंडिचर के बारे में, मजीद कुछ और डिटेल्स डिस्कस करते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द फिस्कल पीरियड एंड रिलेटेड टू सेम अकाउंटिंग पीरियड बिकम्स एन एक्सपेंस, दैट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ द पीरियड। नॉर्मली जो फिस्कल पीरियड होता है वो 1 महीने का होता है, या 3 महीने का होता है, या 6 महीनों का होता है, या 1 साल का होता है। बिजनेस जितना बड़ा होगा, लार्ज होगा, उसका फिस्कल पीरियड 1 साल तक होगा। जितने छोटे बिजनेसेस होते हैं वो उमूमन मंथली जो है वो अपने फिस्कल पीरियड को मुकर्रर करते हैं, जिसमें वो प्रॉफिट और लॉस इसका तयन करते हैं, वगैरह वगैरह। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द फिस्कल पीरियड एंड रिलेटेड टू सेम अकाउंटिंग पीरियड बिकम्स एन एक्सपेंस। यानी इसी साल में या इसी महीने में आप जितने भी खर्चे करते हैं, जितने भी खर्चे आप कर लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को ख़रीदने पर, इस्तेमाल करने पर, तो वो आपके लिए क्या बन जाते हैं? एक्सपेंसेस बन जाते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड बट रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग पीरियड बिकम्स एन एक्सपेंस, that is expired cost of the current accounting period, that is prepaid expenses। ठीक है जी। अब इसमें क्या है जी? एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, यानी पिछले साल आपने खर्चे किए, बट रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग पीरियड, आपने पिछले साल खर्चे किए, लेकिन ये वो खर्चे हैं जो आपके मौजूदा साल से रिलेटेड है। मैं सिंपल आपको ये बता दूंगा इसमें कि जब आप 2 महीनों के फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस पे करते हैं एक साथ, एक फॉर एग्जांपल पिछले महीने के और एक आप इस महीने के पे करते हैं,
या आप इस महीने के पे कर लेते हैं या नेक्स्ट महीने के साथ में पे कर लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट महीने का आप पेमेंट करते हैं, ये नेक्स्ट महीने की पेमेंट आपके लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। इसलिए आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड, खर्चे आप पिछले साल कर लेते हैं बट रिलेटेड टू करंट अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन वो इस साल के खर्चों से रिलेटेड होते हैं, बिकम्स एन एक्सपेंस। तो ये खर्चा बन जाता है एंड दैट इज एक्सपायर्ड कॉस्ट ऑफ द करंट अकाउंटिंग पीरियड। और ये मौजूदा साल के आपके जो खर्चे हैं, ये उसका एक्सपायर्ड कॉस्ट है, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। मतलब इसमें बहुत ज्यादा लंबे तरीके से आपको बताया गया है। अगर हम सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंसेस को समझ लें तो प्रीपेड एक्सपेंसेस से मुराद कि आपने अभी तक खर्चे किए नहीं हैं और आपने उसकी पेमेंट कर ली है, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द करंट अकाउंटिंग पीरियड बट नॉट पेड बिकम्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ, आपने खर्चे किए, एक महीना आपने टीचर्स की सर्विसेज हासिल की, लेकिन टीचर्स को आपने सैलरी नहीं दी, तो जब तक आपने सैलरी नहीं दी उस वक्त तक ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझा जाता है। अब हमारे पास एक्सपेंडिचर के दो अकसाम हैं। एक्सपेंडिचर इज यूजुअली ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक हमारे पास होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं जी? डेबिट फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ये रिकॉर्ड होता है। सो क्या है आपके पास? इंक्रीजेस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी और एड्स टू द कैपेसिटी। याद रखें कि जो हमारे पास ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी किसे कहते हैं? ऑपरेशंस, रोजमर्रा के काम करने की सलाहियत को ये खर्चे बढ़ाती हैं। अब रोजमर्रा के जो काम करने की सलाहियत है, उसमें मशीन का इस्तेमाल है, उसमें बिजली का इस्तेमाल है, उसमें तेल है, उसमें मुख्तलिफ दूसरे चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हमारे जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है इसको बढ़ाती है। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये हमारे लिए जैसे फिक्स्ड एसेट के मानी रखते हैं। फिर एक और बात कैपिटल एक्सपेंडिचर के हवाले से, इंक्रीजेस यूजफुल लाइफ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स, यानी आपके जो खर्चे आपके कंपनी को या आपके कंपनी में जो बड़े मशीनरीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, गाड़ियां हैं, उस पर आप इतना खर्चा कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके उस मशीनरी, आपके उस गाड़ी या प्लांट या बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाए और उसके इस्तेमाल की लाइफ जो है वो बढ़ जाए। जैसे मिसाल किसी गाड़ी की आप अगर उसके इंजन को बदल लें, नया इंजन उसमें डाल दें, तो पुराने इंजन के साथ वो 1 साल तक फॉर एग्जांपल आपको परफॉर्मेंस देती, और अगर आप उसमें नया इंजन डाल दें तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो आपको 5 साल तक मिल सकती है, यानी 5 साल तक आप उसको चला सकते हैं। तो ये जब इस तरह के खर्चे आप कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डेबिट एक्सपेंस अकाउंट फॉर ऑर्डिनरी मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, यानी जो हम नॉर्मल या बहुत ही कम खर्चों के लिए या कम चीज़ों के रिपेयर्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए खर्चे करते हैं, उसके लिए जो हम नाम इस्तेमाल करते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ये हमारे पास क्या है? एसेट्स हैं, और इसके लिए हमारे पास जो टर्म्स हैं वो इनिशियल कास्ट हो सकता है, एडिशंस हो सकती हैं, बेटरमेंट्स हो सकती हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स हो सकते हैं। इनिशियल कास्ट से क्या मुराद है? आप अगर नया कारोबार शुरू कर लेते हैं तो उसके लिए आप कोशिश करते हैं कि एडवर्टीजमेंट ज़्यादा कर लें, टेलीविज़न पर ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, आप रेडियो पर ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्सेस बना लेते हैं, तो इस पर आपका लाखों खर्चा आता है। इसको हम प्रिलिमिनरी कॉस्ट भी कहते हैं या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हम इसको कहते हैं। तो ये क्या है जी? ये इनिशियल कॉस्ट है, ये आपके लिए एसेट्स हैं, ये आपके लिए एसेट्स हैं।
क्यों? क्योंकि इसका फायदा आपको बहुत सालों तक मिलता रहता है। एडिशंस क्या है? आपने एक बिल्डिंग लिया हुआ है, उसमें 10 कमरे हैं, आपने उसमें 1 या 2 कमरे और बना लिए हैं, उसको भी आप इस्तेमाल करने लग गए हैं, ये एडिशंस है। बेटरमेंट्स है, आपका आपकी मशीनरी है, उसकी लाइफ को अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप और भी ज़्यादा मतलब उसमें कुछ पार्ट्स बदल लेते हैं तो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, ये बेटरमेंट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह रिपेयर्स में भी आप कुछ ऐसी चेंजेस कर सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से आप उस प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं जी? ये हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस हैं। देखिए याद रखें, बहुत आसान फर्क है इसमें। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हमारे एसेट्स होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या है जी? नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। आप तेल डाल लेते हैं, गाड़ी में हवा भरते हैं, गाड़ी में आप हर महीने थोड़ा बहुत काम करते हैं, ये हमारे पास नॉर्मल या रिपेयर्स होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप गौर करें तो आप कुछ मशीनरियों में या प्लांट्स में, बड़े बड़े जो मशीनरी होती हैं, उसमें भी आप हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 2 बार आप इस तरह की रिपेयरिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। उसमें आप ऑयल चेंज करते हैं, उसकी आप सफाई करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस पर आपका जो खर्चा आता है वो एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। कीवर्ड्स इंडिकेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और कीवर्ड्स इंडिकेटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो कीवर्ड्स इंडिकेटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्या है जी? एनहेंस, अपग्रेड, एक्सटेंड, इंप्रूव। आपको अगर आप सवाल देखें, ट्रांजैक्शंस देखें, तो उसमें क्या आपको इस तरह कीवर्ड्स मिलेंगे जिसकी मदद से आप पहचान सकेंगे कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को पहचानने के लिए अल्फाज जो ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं वो क्या होंगे? एनहेंस। एनहेंस से मतलब बढ़ाना। अपग्रेड किसे कहते हैं? अपग्रेडेशन। आप उसके ग्रेड्स में इजाफा करते हैं। जैसे मिसाल हम कहते हैं 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, तो 17 और 18 ग्रेड के फैसिलिटीज में और मुख्तलिफ चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसी तरह देखें, जिन चीज़ों के लाइक अगर हम बिल्डिंग की अपग्रेडेशन करें, गाड़ियों की अपग्रेडेशन करें, मशीनरी की अपग्रेडेशन करें, तो मतलब ये है कि आप उसकी लाइफ को बढ़ा रहे हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करने की सलाहियत उसमें डाल रहे हैं। इसको अपग्रेडेशन कहते हैं। यही मतलब एक्सटेंड का और इम्प्रूव का है। जबकि कीवर्ड्स इंडिकेटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में जो हम फॉर एग्जांपल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल होते हैं? रिपेयर होते हैं, मेंटेन, रिप्लेस, जी, लाइक फॉर लाइक और रिमीडियल और रीन्यू, ये अल्फाज नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में मजीद बातें करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर the benefits of which is not fully enjoyed in one accounting period but spread over several accounting periods. कैपिटल एक्सपेंडिचर से मुराद क्या है जी? इसमें वो खर्चे शामिल होते हैं जिन खर्चों के फायदे आप सिर्फ 1 साल तक नहीं, बहुत सारे सालों तक आप क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। एक गाड़ी आपने फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए ले लिया आपने, तो उस गाड़ी को आप फॉर एग्जांपल 10 सालों तक इस्तेमाल करते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उस गाड़ी पर आपने जितना खर्चा किया हुआ है वो आपके लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। फिर इसके बाद है इट इंक्लूड्स एसेट्स एक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इनकम और इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस और इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द ऑपरेशन ऑफ एन एसेट। तो देखिए इसमें एसेट्स भी शामिल होते हैं, क्योंकि एसेट्स की वजह से आप अपने बिजनेस के मकसद को, यानी प्रॉफिट अर्निंग के मकसद को हासिल कर सकते हैं। आपके अर्निंग कैपेसिटी को ये बढ़ाता है जी, और आपके जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन से आप जितनी भी फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हासिल करते हैं, उस सलाहियत को भी ये बढ़ाता है। आप एक अच्छी मशीनरी ले लेते हैं जो पिछले मशीनरी से ज़्यादा आपको फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन देता हो, तो वो भी आपके साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। द सम ऑफ इनवॉइस प्राइस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड
erection cost and custom duty etc. will be capitalized in the books of a firm. तो ये capital expenditures होंगे और these capital items appear on the asset side of the balance sheet. और balance sheet में आपने इनको कहाँ पर लिखना है जी? एसेट साइड पर आपने इनको नोट करना है या लिखना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में और क्या क्या बातें शामिल होती हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड द फॉलोइंग, क्या चीजें? फॉर एग्जांपल परचेज कास्ट यानी लेस एनी डिस्काउंट रिसीव्ड, डिलीवरी कॉस्ट है जी इसमें, लीगल चार्जेस हैं आपके पास इसमें, इंस्टॉलेशन कॉस्ट्स है, अपग्रेडेशन कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट्स है वगैरह वगैरह। सो एज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट ऑफ द एंटिटी, द अकाउंटिंग ये जरा प्रिंटिंग में यहाँ पर इशू आ रहा है, लेकिन फिर भी खैर यहाँ पर चलें, इसको मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या शामिल है? परचेज कॉस्ट है, आपने एक चीज़ खरीद ली, फिर गाड़ी में आप वो डाल लेते हैं, आप उसको अपने साथ ले आते हैं गाड़ी में, तो गाड़ी पर जो खर्चा आता है वो कास्ट आप उस चीज़ के कास्ट के साथ शामिल कर लेते हैं। फिर इसी तरह लीगल चार्जेस होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए आपने लीगल कार्रवाइयाँ करनी पड़ती हैं, जैसे मिसाल ज़मीन खरीद लेते हैं आप, बिल्डिंग खरीद लेते हैं, तो उसके साथ फिर लीगल जो स्टाम्प वगैरह करना होता है, जो दूसरे कागजात डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं, ये सब कुछ इसमें शामिल है। आप कोई बड़ी मशीनरी प्लांट खरीद लेते हैं, फिर उसके साथ कंपनी की तरफ से मजदूर आ जाते हैं और वो आपके कंपनी के जो फॉर एग्जांपल ये जो मशीनरी है, प्लांट है, उसको इंस्टॉल करने के बाद उसकी जो कास्ट होती है लेबर की, वो भी आप उस मशीन में जमा कर लेते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अपग्रेडेशन भी है और रिप्लेसमेंट कास्ट भी है। सो यहां पर जो एक ये अकाउंटिंग एंट्री है, इसको जरा समझे आप कि एज कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द एसेट ऑफ द एंटिटी, यानी एक बिजनेस के एसेट्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से इजाफा आता है, इसलिए कहा जाता है कि द अकाउंटिंग एंट्री इज एज फॉलो। तो आपने एसेट को क्या करना है? डेबिट करना है, और जो पेमेंट आपने की है या आप करेंगे तो उसको आप क्रेडिट कर लेंगे। होप कि आपने मेरी बात को समझ लिया होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए जो जुमलों में आप देखेंगे, सवाल में, पेपर में या बुक में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी के कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने इंटरेस्ट जो है कैपिटल पर वो हमने मालिकान को दे दिया। तो ये भी आपके पास क्या है जी? ये भी आप लोग के पास एक एग्जाम्पल है। फिर ये तो खैर इंडियन एक्ट है, पाकिस्तान 1984 एक्ट के मुताबिक जो है वो एक्सपेंडिचर्स इस तरह होंगे। फिर एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद आर इंसिडेंटल टू द परचेज और इंस्टॉलेशन ऑफ एन एसेट, एक एसेट आप खरीद लेते हैं और उसके इंस्टॉलेशन पर आप जितना खर्चा करते हैं वो भी आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होती हैं। एक्विजिशन ऑफ न्यू एसेट्स, आप बिल्कुल एक नया एसेट खरीद लें, वो भी आपके पास क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर पुटिंग द ओल्ड एसेट परचेज्ड इनटू वर्किंग कंडीशन, पुरानी कोई चीज़ आप ले लें, उसको आप ठीक कर लें, उसको आप वर्किंग कंडीशन में ले आएँ, तो उस पर जितना खर्चा आता है वो भी आपके पास क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एडिशंस एंड एक्सटेंशंस टू एग्जिस्टिंग एसेट्स, मौजूदा एसेट में कोई इजाफा करना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, इसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ एसेट्स विल बी रिटन ऑफ बाय वे ऑफ डिप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। So the amount of depreciation is a revenue expenditure and is debited to profit and loss account. तो याद रखें इस पर जो डिप्रिसिएशन आता है वो आपके पास क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वगैरह वगैरह। सो द रीजन फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन टू रेवेन्यू दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दैट द एसेट इज यूज्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू। यहाँ पर आपको रीजन बताया जाता है कि देखिए हम बिल्डिंग
खरीद लें तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन बिल्डिंग पर जब हम बात करेंगे डिप्रिसिएशन की, साल बाद जब हम कहेंगे कि डिप्रिसिएशन इस पर इतना कैलकुलेट हुआ, तो वो डिप्रिसिएशन पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसलिए होगा क्योंकि बिल्डिंग को आपने एक साल रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या किया, इस्तेमाल किया। तो डिप्रिसिएशन आपके लिए क्या बन जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एग्जांपल्स में आपके पास कुछ और, कास्ट ऑफ गुडविल है। आप गुडविल जानते हैं, शोहरत, जो कारोबार का शोहरत कहलाता है, इसकी अलग कीमत होती है, ये भी आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। आप कोई नया बिजनेस खरीदते हैं तो बिल्कुल कारोबार आप नया खरीदते हैं तो उस कारोबार को चले हुए फॉर एग्जांपल 5-10 साल हुए हैं, वो लोग आपसे कहते हैं कि हमने 5-10 साल जो है इस कारोबार को चलाया हुआ है, हमने काफ़ी मेहनत की है। तो आप कहते हैं कि चले 5-10 साल के कारोबार चलाने की इस मेहनत के बदले में मैं आपको फॉर एग्जांपल इतने पैसे दे देता हूँ, तो ये आपके पास है। तो इनको अगर आप पढ़ें तो इंशाल्लाह बहुत इजी होगा आपको समझने में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हम किन किन एक्सपेंडिचर्स को कहते हैं। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की तरफ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स consist of expenditures incurred in one period of the accounting and the full benefit of which is enjoyed in that period only। याद रखें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिसका फायदा आपको सिर्फ एक साल तक मिलता है, एक साल से ज्यादा आपको नहीं मिलता। और एक साल कुछ ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसका एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आप उसके बेनिफिट जो है वो हासिल कर लेते हैं। So this does not increase the earning capacity of the business, but it is incurred in order to maintain the existing earning capacity of the business। इससे याद रखें कि आपके कारोबार की अर्निंग कैपेसिटी जो होती है, सलाहियत, प्रॉफिट कमाने की सलाहियत जो होती है वो बढ़ती नहीं है, बल्कि जो सलाहियत कमाने की है आपकी उसको वो बरकरार रखता है, तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। सो इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस व्हिच अराइज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस। आम हालत में हम जितने भी खर्चे फॉर एग्जांपल करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, उन खर्चों को हम किस में डालते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में डालते हैं। सो द बेनिफिट्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर्स इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड, say 1 year only, and it is not to be carried forward to the next year। तो याद रखें कि शॉर्ट पीरियड, इसके फायदे आपको सिर्फ और सिर्फ एक साल तक मिलते हैं, एक साल से कम भी हो सकते हैं, एक महीने तक भी हो सकते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि द एक्सपेंडिचर इज ऑफ अ रिकरिंग नेचर दैट इज इनकर्ड एवरी ईयर। और हर साल ये एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये रिपीट होते हैं, ये दोहराए जाते हैं, बार बार होते हैं, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं मजीद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये एग्जांपल्स आप ज़रा पढ़ लें। रेवेन्यू कास्ट देयरफॉर कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग: रिपेयर कास्ट, इसमें रिपेयर कास्ट, लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जी जो नॉर्मल रिपेयर्स होती हैं रोज़ाना के तौर पर, जिससे आपके गाड़ी की सलाहियत बढ़ती नहीं है, मेंटेन होती है। जैसे मिसाल आप फॉर एग्जांपल सिंपल आप गाड़ी ले जाएं, उसके टायर्स को चेक कर लेते हैं, उसकी पॉलिश कर लेते हैं, उसकी बोरिंग कर लेते हैं, वगैरह वगैरह, बस ये चीज़ें हैं। और मेंटेनेंस चार्जेस हैं, बिल्डिंग की का चूना लगाना, चूना करना और पेंट वगैरह करना, और थोड़ी बहुत दीवार टूटी हुई हो वो आप ठीक कर लेते हैं, ये मेंटेनेंस है। फिर रीपेंटिंग कॉस्ट है, दोबारा आप बिल्डिंग की पेंटिंग करते हैं, रिन्यूअल एक्सपेंसेस हैं। और द अकाउंटिंग एंट्री टू रिकॉर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज देयरफॉर एज फॉलोज। अब जिस तरह जनरल एंट्री इसकी पास करेंगे तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे, और इसको आप लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट में, और क्रेडिट करेंगे आप कैश को या पेएबल अमाउंट को, जितने भी पैसे आप उसके बदले में देंगे वो। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के लिए जो एग्जांपल्स होते हैं वो है वेजेस, सैलरीज पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, तो ये आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। मशीन ऑयल टू लुब्रिकेट, और इलेक्ट्रिसिटी और पावर रिक्वायर्ड टू रन मशीनरी और मोटर, an expenditure incurred in the ordinary conduct and administration of business, that is a rent, आप रेंट देते हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैरेज ऑन सेलेबल गुड्स, जो चीज़ें आप फरोख्त करते हैं उसको फरोख्त करने के लिए आप जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं और उस पर जो खर्चा आपका आता है वो कैरेज कहलाता है। ले जाने पर जो खर्चा आता है
और वो खर्चा आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। सैलरीज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, लीगल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, लीगल एक्सपेंसेस। अच्छा जी, एडवर्टीजमेंट, फ्री सैम्पल्स और पोस्टेज और प्रिंटिंग चार्जेस एट्सेट्रा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंक्लूड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, कास्ट ऑफ सेलेबल गुड्स वगैरह वगैरह। ये तमाम हमारे पास। और फिर इसी तरह डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी और फ्रेट कार्टेज, ऑक्ट्राय ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस पेड ऑन सेलेबल गुड्स, पेट्रोल वगैरह वगैरह। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो नॉर्मली हम अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और ये हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में शुमार करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स कुछ और आपके सामने हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी इसमें शामिल है। इंक्लूड फॉर सेल ऑफ फिनिश गुड्स, एग्जांपल सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस एंड डिलीवरी एक्सपेंसेस एंड एडवर्टाइजमेंट चार्जेस वगैरह वगैरह। ये तमाम आपके पास क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के एग्जांपल्स हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशंस ऑन ऑफिस इक्विपमेंट एंड डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट और मशीनरी एंड इक्विपमेंट expenses incurred in order to maintain the existing fixed assets in an efficient and workable state, such as repairs to building, repairs to plant, वाइट वॉशिंग वगैरह और पेंटिंग एंड बिल्डिंग। ये पिछले भी हम एग्जाम्पल में हमने पढ़ लिए। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में। ऑल दीज आइटम्स अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मुराद इनकम स्टेटमेंट है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जी। तो ये हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हम इसको लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को। और फिर इसके बाद in case of trading concerns or income and expenditure account in case of non trading concerns। चलिए जी, जरा रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में फ़र्क के बारे में ज़रा बात करते हैं। जितनी भी बातें हमने की उससे भी आपको फ़र्क वाज़ेह हुआ होगा और कुछ इससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इट्स इफेक्ट इज टेम्पररी। इसका असर क्या है? वो टेम्पररी होता है, 1 साल तक होता है। दैट इज द बेनिफिट इज रिसीव्ड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल में के अंदर अंदर आपको इसके फायदे मिल जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर को, सो इट्स इफेक्ट इज लॉन्ग टर्म। दैट इज इट इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन द करंट अकाउंटिंग ईयर। इट्स बेनिफिट इज रिसीव्ड फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स इन फ्यूचर। बहुत सालों तक आपको इसके फायदे मिलते हैं, 2, 3, 4 मतलब दो या 2 से ज्यादा सालों तक आप इसके फायदे हासिल कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के। फिर नीदर एन एसेट इज एक्वायर्ड नॉर द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इंक्रीज। इसमें ना तो आप कोई नया एसेट खरीदते हैं, ना ही आप किसी मौजूदा एसेट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, बल्कि उसको मेंटेन रखने के लिए आप खर्चे करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एन एसेट इज एक्वायर्ड, इसमें आप एक नया एसेट लेते हैं। द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट इज इंक्रीज, और आप इसकी मदद से मौजूदा किसी एसेट की जो वैल्यू है उसको भी बढ़ा सकते हैं। फिर इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस because it is incurred on items which are used by the business। ये फिजिकली आपको नजर नहीं आते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और ये इनकर हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप पेमेंट करते हैं उसके। जब यहाँ पर जनरली इट हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स के अलावा तमाम एसेट्स जो आप खरीदते हैं, जिस पर आप खर्चे करते हैं वगैरह वगैरह, वो आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, क्योंकि वो दिखते हैं। बिल्डिंग भी दिखता है, मशीनरी भी दिखता है वगैरह वगैरह। इट इज़ रिकरिंग एंड रेगुलर एंड इट ऑकर्स रिपीटेडली। याद रखें कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होती हैं ये रिपीट होती हैं, हर महीने हर साल ये रिपीट होती हैं, जबकि हमारे पास इट डज नॉट ऑकर अगेन एंड अगेन। इट इज़ नॉन रिकरिंग एंड इरेगुलर कॉस्ट या एक्सपेंसेस। ये रोज़ाना नहीं होते, बल्कि कभी कभार ये खर्चे हम करते हैं। और दिस एक्सपेंडिचर हेल्प्स टू मेंटेन द बिजनेस। इसकी मदद से आप अपने बिजनेस को मेंटेन बरकरार रख सकते हैं, जबकि दिस एक्सपेंडिचर इम्प्रूव्स द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जबकि इसकी मदद से यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं? पोजीशन जो है अपने बिजनेस की बरकरार रख सकते हैं। सो डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है जी? एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? मींस एसेंशियली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज रिसीव्ड ओवर अ पीरियड
ऑफ मोर देन 1 ईयर। याद रखें, जब आप अपने कारोबार पर शुरू में जो खर्चा करते हैं वो तमाम आपके पास क्या है जी, वो आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या एग्जांपल शामिल है? हैवी रिसर्च एक्सपेंडिचर्स, आप रिसर्च कर लेते हैं, उसकी मदद से नए आइडियाज़, नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ निकाल लेते हैं, तो ये आपके पास क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। और हैवी एडवर्टीजमेंट वगैरह जो हम करते हैं वो भी आपके पास फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, जिसके फ़ायदे आपको ज़्यादा सालों तक मिलते हैं। लेकिन याद रखें, ये वो एग्जांपल्स हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिसकी मदद से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये उन दोनों से डिफरेंट होती है। Deferred revenue expenditures. Deferred revenue expenditure revenue is expenditures which has been incurred during one accounting period, which is applicable either wholly or in part to further accounting years. बिल्कुल, आप एक रिसर्च इस साल में कर लेते हैं, उस रिसर्च में आपने 2, 3, 4, 5, 10 आइडियाज जो है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से रिलेटेड जो है वो मालूम की, तो ये 10 या 5 जो आइडियाज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनको फिर आप नेक्स्ट जो फॉर एग्जांपल ईयर्स हैं उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं एक प्रोडक्ट इस साल में जो है लॉन्च करूंगा, नया प्रोडक्ट, फिर दूसरे साल में एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर लूंगा, तीसरे साल में एक और प्रोडक्ट लॉन्च कर लूंगा। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स दोज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ द फाइनेंशियल नेचर distributed to several accounting periods of the indeterminate total length, and these are of revenue nature but are deferred or postponed, and it is of quasi capital nature. इसमें आपको बात वाज़े हो जाएगी कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है वो लगते मतलब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लगते होंगे, लेकिन ये नॉन रिकरिंग होते हैं, ये हर साल आपको नहीं करने पड़ते, बल्कि आप जब इसको कर लेते हैं तो उसके फ़ायदे आपको मोर देन एक साल जो है वो आपको फ़ायदे मिलते हैं, और ये आइंदा कई सालों तक आप कह सकते हैं कि ये आप रिपीट कर सकते हैं, 2-3 साल बाद हो सकते हैं ये खर्चे आप दोबारा कर लें वगैरह वगैरह। तो इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। Deferred revenue expenditures या expenses are those expenses the benefit of which may be extended to a number of years, say 3 to 5 years. 3-5 सालों तक आप इसके फायदे जो है वो मजीद जो है हासिल कर सकते हैं। These are to be charged to profit and loss account and over a period of 3 to 5 years depending upon the benefit occurred. Deferred revenue expenditures में और क्या बातें हैं जी? Sometimes losses may be suffered of an exceptional nature. बिल्कुल जी, कभी कभार आप सोच भी नहीं सकते और आपको हो सकता है कि नुकसान हो जाए। लॉस ऑफ एन एसेट हो सकता है अनइंश्योर्ड, जब आपने उसकी इंश्योरेंस नहीं की हो और खुदा न खास्ता आग लग जाए और आपका वो बिल्डिंग सामान जो है वो जल जाए, ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ फायर या confiscation of property in a foreign country, etc. Here the amount which has not been debited to the profit and loss account of the current year is shown in the balance sheet on the asset side and it is known as fictitious asset. इसको हम fictitious asset भी कहते हैं। ये वो अमाउंट होता है जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, जो अमाउंट आपको नुकसान में से बच जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आग लग जाती है, तो आग लगने के बाद फिर आप उस पैसों को जो है कुछ पैसे कुछ सामान बच जाता है, उसको आप फरोख्त कर लेते हैं, उससे जो पैसे आपको मिल जाते हैं वो पैसे फिर आप बैलेंस शीट पे किस साइड पर, फिक्टिशियस एसेट्स में आप डाल लेते हैं कि जी ये वो बचा कच्चा है जो हमारे नुकसान से निकल के हमें ये चीज़ मिली है वगैरह वगैरह। तो पर्पस ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है जी? Profit and loss account is debited with revenue expenditures and credited with revenue income. That is sale income and from other sources. Revenue expenditure क्या है जी? वो तो हमने पढ़ लिया पिछले जो स्लाइड्स है उसमें। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेबिट साइड पर लिखेंगे, जबकि क्रेडिट साइड पर हम रेवेन्यू इनकम को लिखेंगे। ये वो इनकम होता है जो सेल से डायरेक्ट हम हासिल करते हैं। If the revenue income is higher than revenue expenditure, it will be a profit, and it is less than revenue expenditure, it will be a loss. याद रखें, रेवेन्यू इनकम अगर आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो तो ये आपके लिए प्रॉफिट होगा,
और अगर फॉर एग्जांपल रेवेन्यू इनकम आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कम होगा तो ये आपके लिए फिर नुकसान होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कैपिटल एंड लायबिलिटीज आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड्स ऑफ द balance sheet. So the purpose of distinction is to give true and fair view of the accounts and financial position of the firm. Capital expenditure is treated as revenue expenditure. Value of fixed asset is understand. Net profit is understated. सॉरी ये अंडरस्टेटेड है, अंडरस्टैंड नहीं है जी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कभी कभार ट्रीट करते हैं। जैसे मिसाल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज अंडरस्टेटेड। जब आप किसी बिल्डिंग को खरीद लेते हैं 5 लाख में और 5 साल बाद फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू कम हो जाती है तो हम उसको नॉर्मली फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी उसमें डाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड। जब आप फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट पिछले साल आपने 1 लाख रुपए कमाया था और इस साल आप 50,000 रुपए कमा लें तो ये भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो समझ सकते हैं, लेकिन उसकी नेचर जो है ये होगी कि पिछले साल की निस्बत या पिछले वैल्यू की निस्बत उसकी वैल्यू या कीमत जो है वो कम हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम कभी कभार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी डाल लेते हैं या उसको कंसिडर करते हैं। जैसे मिसाल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ओवरस्टेटेड। फॉर एग्जांपल अगर फिक्स एसेट्स जो है उसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाए और नेट प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड और आपको लग जाए कि फॉर एग्जांपल जो प्रॉफिट है वो आपने अपने अंदाजे से ज्यादा कमा लिया तो फिर इस अंदाजे में फिर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। सो थैंक यू सो मच। होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मजीद वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।